नॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनना, पर इस फोबिया ने मुझसे वो सपना छीन लिया। इसलिए अब मैं भी उसे अपने अंदर से रोज खत्म करते जा रहा हूँ। युग अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे सच कहूँ तो तुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तू वैसे ही बहुत अच्छा पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। इस तरफ अमोदिता और रजनी तहखाने के अंदर बैठी हुई थी। फर्श पर एक कुमकुम से एक सर्कल बना हुआ था, उसके अंदर एक स्टार बना हुआ था। हमेशा की तरह स्टार के हर एक कोने पर आटे के 3 दीपक जल रहे थे। अमोदिता रजनी के सामने ही पालकी मारकर बैठी हुई थी। रजनी तंत्र मंत्र यंत्र की किताब पढ़ रही थी तो अमोदिता अपनी नजरें घुमाकर तहखाने के अंदर रखे सामान को देख रही थी। अमोदिता अपनी नजरें आजू बाजू घुमाते हुए कहती है, माँ 12 बज गए हैं, बताइए ना कौन सी साधना करनी है और उससे क्या फायदा होगा मेरा। रजनी कुछ जवाब नहीं देती, वो बस बड़ी गौर से किताब पढ़ी जा रही थी। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ बताइए ना कौन सी साधना करनी है आज रात, आप चुप क्यों हैं? रजनी फिर कुछ नहीं कहती है। अमोदिता फिर पूछती है, अरे माँ बताओ ना। रजनी भिन्नाते हुए अमोदिता से कहती है, नालायक लड़की, तेरे अंदर सब्र नाम की चीज है भी या नहीं? जब देखो बकर बकर करती रहती है। पता नहीं जब तू मेरे पेट में थी तो मैंने क्या खा लिया था जो मुझे तुझ जैसी लड़की हुई है। रजनी की बात सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। रजनी किताब को साइड में रखते हुए कहती है, उस दिन मैंने तुझे बस तंत्र मंत्र और यंत्र की परिभाषा बताई थी, तो ये नहीं बताया था कि वो कितने प्रकार के होते हैं। साधना शुरू करने से पहले तेरा वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक तू इसे अच्छे से नहीं समझेगी तुझे साधना का फल नहीं मिलेगा। देख, तंत्र साधनाएं 2 प्रकार की होती हैं, पहली वाम मार्गी और दूसरी दक्षिण मार्गी। इन दोनों में सबसे कठिन वाम मार्गी साधना होती है। क्यों माँ? क्योंकि वाम मार्गी साधनाओं में यदि जरा सी चूक हो जाती है तो उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी कभी तो उसकी सजा मौत भी होती है, पर इसका एक फायदा भी है, वो ये कि इसका असर तुरंत होता है। दक्षिण मार्गी साधना का असर देर में होता है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें षट कर्म कहते हैं, जिसमें शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये 6 तांत्रिक कर्म बताए गए हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से 9 प्रयोग माँ? मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना तथा रसायन क्रिया तंत्र। जैसे ही अमोदिता फिर से यक्षिणी का नाम सुनती है, बौखलाहट के साथ पूछती है, माँ फिर से यक्षिणी? आखिर ये यक्षिणी साधना होती क्या है, बताइए ना। रजनी गुस्से से कहती है, मैंने उस दिन तुझसे कहा था ना, अभी बस शुरुआत है, जब तू उसके लायक हो जाएगी तब बताऊंगी यक्षिणी साधना क्या होती है। ये बता, अभी जो मैंने तुझे समझाया वो समझ आया? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, क्या खाक समझ आएगा माँ, मेरे तो सब सिर के ऊपर से निकल गया। कितने कठिन शब्द हैं, मुझसे तो बोले भी नहीं जा रहे। पता नहीं चल रहा ये सब होता क्या है। अरे नालायक, तो बोलना चाहिए ना। ये तेरे कॉलेज की क्लास नहीं चल रही जो मुंह बंद करके बैठी हुई है, ये जादू टोने की क्लास है। अगर समझ में नहीं आता तो बोला कर, वरना कभी एक अच्छी सौदाइन नहीं बन पाएगी। हाँ माँ, अब ध्यान रखूंगी। देख, मैं बताती हूँ, जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति की जाती है उसको शांति कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से किसी इंसान को वश में किया जाता है उसको वशीकरण कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से किसी इंसान का व्यापार या तरक्की रोक दी जाए उसको स्तंभन कर्म कहते हैं। जिस कर्म से किसी 2 लोगों के बीच का प्रेम खत्म कर दिया जाए उसे विद्वेषण कहते हैं। जिस कर्म से किसी प्राणी को समाज, देश आदि से अलग कर दिया जाए उसे उच्चाटन कर्म कहते हैं। और अब आखिरी है मारण कर्म। जिस कर्म से किसी की जान ली जाए उसे मारण कर्म कहते हैं। अब समझी? अमोदिता अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ, अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं मंत्रों की। देख, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र, तीसरा शाबर मंत्र। इन्हें जाप करने के भी 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके होते हैं माँ? देख, जिस जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसे वाचिक जप कहा जाता है, और जिस जप में मंत्रों का जाप मन ही मन किया जाता है उसे मानस जप कहा जाता है। और तीसरा कौन सा जप है माँ? तीसरा है उपांशु जप। इसमें जप करने वाले के सिर्फ जीभ या होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती है। बिल्कुल धीमी गति से जप करना पड़ता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आज हम कौन सी साधना करने वाले हैं। अमोदिता रजनी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, माँ 2 मिनट, तुमने यंत्र के प्रकार के बारे में तो बताया ही नहीं। नालायक लड़की, यंत्र के प्रकार के बारे में उसी दिन तो बताया था, भूल गई? यंत्र को 2 तरीकों से बनाया जाता है।
पहला अंक द्वारा और दूसरा मंत्र द्वारा। किसी किसी यंत्र में इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। और हाँ, एक बात याद रखना, इसमें दिशा का बहुत महत्व होता है। क्या महत्व होता है माँ दिशा का? देख, प्रत्येक यंत्र की दिशाएं निर्धारित होती हैं। धन प्राप्ति से संबंधित यंत्र या कवच पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। सुख शांति से संबंधित यंत्र या कवच पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण के यंत्र या कवच उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। शत्रु बाधा और क्रूर कर्म से संबंधित यंत्र या कवच दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। यंत्र बनाते या लिखते समय दिशाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए, समझी? हाँ, समझ गई माँ। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था तू थोड़ी अक्लमंद होगी, पर तू तो बड़ी नालायक निकली। पता नहीं कैसे नर्स बन गई। यंत्र के प्रकार ही भूल गई जो उस दिन बताया था। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। साधना शुरू करने से पहले तेरा साधनाएं क्या होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज रात हम कोई साधना नहीं करेंगे। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ? पर माँ, परवर कुछ नहीं। आज जितना मैंने तुझे बताया है वो सारी बातें अपने दिमाग में बिठा ले। साधना अमावस्या की रात करेंगे, वो भी ऐसी वैसी साधना नहीं, कर्ण पिशाचिनी साधना। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, ये कर्ण पिशाचिनी साधना क्या होती है माँ? अभी मैं तुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। पहले मैंने तुझे जितना समझाया है उतना समझ, समझी? अमोदिता नाराजगी के साथ अपना सिर नीचे झुका लेती है। इस तरफ अभिमन्यु ने शराब की बोतल अकेले ही खाली कर ली थी और शराब पीने के बाद वो सिगरेट के कश खींचे जा रहा था। युग अभी तक ऑर्गेनिक खेती के स्टार्टअप का प्लान बना रहा था। अभिमन्यु सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, यार युग कितना सोचेगा यार, कितना लिखेगा? इतना तो मैं कभी एग्जाम में भी नहीं लिखता था जितना तूने आज इस नोटबुक में लिख लिया है। युग नोटबुक में लिखते हुए कहता है, बेटा ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है, मेरी जिंदगी का एग्जाम है। इसलिए सोच सोच कर प्लान बनाना पड़ेगा। स्टार्टअप खोलने से पहले प्लान बनाना पड़ता है, वरना एक गलती पूरा स्टार्टअप बर्बाद कर देती है। तुझे पता है आजकल ज्यादा स्टार्टअप चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि लोग पहले प्लानिंग करते नहीं, बस अपने नाम के लिए स्टार्टअप खोल लेते हैं और हार कर ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, ये भी है। मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है जो जोश जोश में स्टार्टअप खोल तो लेते हैं, पर जब प्रॉफिट नहीं होता तो बंद कर देते हैं। यार इसमें भी ना पेशेंस की जरूरत होती है। एकदम से पैसा नहीं आता, 2-3 साल लग जाते हैं। कभी कभी तो कुछ सालों तक नुकसान भी उठाना पड़ता है। हाँ सही कहा, वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। स्टार्टअप में भी कुछ ऐसा ही है। युग नोटबुक में लिख ही रहा था कि वो लिखते लिखते कहता है, अरे शिट। अभिमन्यु सिगरेट की ऐश झाड़ते हुए कहता है, अरे क्या हुआ? यार पेन खत्म हो गया। तो यार दूसरे पेन से लिख ले। यार मेरे पास एक ही पेन था और मैं सोच रहा था कि यदि आज रात लेआउट बना लूं तो कल से काम शुरू करूं। वैसे ही इस यक्षिणी के चक्कर में काफी दिन बर्बाद हो गए हैं। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार इतनी रात में तो इस गांव में कोई दुकान भी खुली नहीं होगी जहां से मैं तुझे पेन ला कर दूं। एक काम करना, तू मोबाइल के नोटपैड पर ही लिख लेना। अरे नहीं यार, जो मजा पेन हाथ में पकड़ने में है वो मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घुसने में नहीं है। वैसे भी ये मोबाइल सिर्फ ध्यान भटकाता है और कुछ नहीं। यार फिर क्या करें क्या करें क्या करें? अरे हाँ, उस रात तुझे वो जो रूम नंबर 666 में पेन मिला था ना, उससे लिख ले। कौन सा पेन यार? अरे वही जो अपने आप तेरे हाथ में आ गया था। युग अपनी जगह पर से उठता है और कुछ ही देर में अपने कमरे से वो पेन लेकर वापस आता है। वो फाउंटेन पेन था जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ था, जिसकी नोक काफी नुकीली थी। युग उस पेन से नोटबुक में लिखते हुए कहता है, अरे ये तो नहीं चल रहा। इतना कहकर युग उस पेन को खोलता है और देखते हुए कहता है, यार इसमें इंक तो अभी भी भरी हुई है और वो भी सही है। इंक सूखी नहीं है, फिर क्यों नहीं चल रही है ये पेन? अभिमन्यु मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है, पता नहीं, देख शायद इसकी निब तक इंक ना आ पा रही हो, कुछ कचरा फंसा हो। युग उस पेन की निब को गौर से देखने लगता है। पेन की निब पर सूखी इंक लगी हुई थी, जिस कारण नई इंक निब तक नहीं आ पा रही थी। युग निब पर लगे सूखे इंक को अपने नाखून से ही साफ करने लग जाता है। इंक को साफ करते वक्त निब से युग के नाखून में गहरी खरोंच लग जाती है। युग खरोंच को देखता है, पर उसमें से खून नहीं निकल रहा था, इसलिए वो वापस से पेन की निब को साफ करने लगता है। पेन की निब के साफ होते ही युग पेन को नोटबुक पर घिसने लग जाता है। वो उस पेन को नोटबुक पर घिस ही रहा था कि तभी उसकी उंगली पर लगी खरोंच से खून की 1-2 बूंदें निकलने लग जाती हैं, जो सीधे उस पेन की निब पर लग जाती हैं। युग को इसका एहसास नहीं होता, वो तो अभी भी पेन को नोटबुक पर घिसे जा रहा था। जब अभिमन्यु की नजर युग की उंगली पर पड़ती है और वो देखता है कि उसकी उंगली में खून की बूंद लगी हुई थी, तो नशे में धीरे से कहता है, अरे ये तेरी उंगली को क्या हुआ? इसमें खून कैसा?
युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही पेन चलने लग जाता है और युग खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, पेन तो चलने लगा। यार, पुराने पेनों की ना यही खासियत होती थी, सालों साल चलते थे। इंक की क्वालिटी भी लाजवाब होती थी। ये देख, रेड इंक कितनी शानदार लग रही है, इसमें कितनी शाइन कर रही है। अभिमन्यु थोड़ा नशे में था, इसलिए वो भूल जाता है कि उसने युग की उंगली पर खून लगा हुआ देखा था और युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार, कुछ भी बोलो, पुराने जमाने की चीजें सालों साल चलती थी। उस वक्त मिलावट और भ्रष्टाचार कम था ना। युग नोटबुक में वापस से उस पेन से लिखने लग जाता है। युग को पेन से लिखते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि तभी अचानक से टाइपराइटर के बटन दबने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही स्पीड से टाइपराइटर में कुछ टाइप कर रहा हो। टाइपराइटर की आवाज सुनकर युग लिखते लिखते रुक जाता है और हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु, तुझे टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, यार, पी मैंने है, चढ़ तुझे रही है। तू पेन से लिख रहा है तो भला टाइपराइटर की आवाज कैसे आएगी? पियक्कड़ कहीं के, गौर से सुन, टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइपिंग कर रहा है। युग के कहने पर अभिमन्यु टाइपराइटर की आवाज सुनने की कोशिश करने लग जाता है। नशे में होने के बावजूद उसे भी टाइपराइटर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, यार, तू तो सही कह रहा था, टाइपराइटर की आवाज तो सच में सुनाई दे रही है, पर यह आवाज आ कहां से रही है? युग टाइपराइटर की आवाज गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है, और ऊपर तो यक्षिणी का कमरा है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। टाइपराइटर की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। युग और अभिमन्यु दोनों हक्के बक्के रह गए थे। दोनों पसीने से भीग चुके थे। टाइपराइटर की आवाज सुनकर तो अभिमन्यु का सारा नशा उतर गया था। युग अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, मुझे लगता है हमें ऊपर चलकर देखकर आना चाहिए कि आखिर ऊपर हो क्या रहा है। हाँ यार, चलकर देखकर आते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। युग और अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो अपने कदम रूम नंबर 666 के पास बढ़ाते जा रहे थे, टाइपराइटर की आवाज और तेज सुनाई देती जा रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों रूम नंबर 666 के पास आकर रुक जाते हैं। टाइपराइटर की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी और वो रूम नंबर 666 के अंदर से आ रही थी। अभिमन्यु दरवाजे को देखते हुए कहता है, यार, इस कमरे के अंदर तो यक्षिणी कैद है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो टाइपिंग क्यों कर रही है। अचानक से युग के मन में उसके पिता का ख्याल आता है और वो बौखलाहट के साथ कहता है, अंदर तो मेरे पापा की लाश भी थी जो किसी को नहीं मिली थी। कहीं मेरे पापा की आत्मा तो टाइपिंग नहीं कर रही है? हाँ, वो मेरे पापा की आत्मा ही है। आखिर मेरे पापा ही तो लेखक थे, जरूर वही टाइप कर रहे होंगे। ये तू क्या बोल रहा है युग, तू पागल मत बन। उस बार भी यही हुआ था, तुझे तेरे पापा के पुकारने की आवाज सुनाई दी थी और तूने दरवाजा खोल दिया था, और इस बार टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है। अंदर तेरे पापा की आत्मा नहीं है, बल्कि यक्षिणी है जो चाहती है कि तू बहकावे में आकर दरवाजा खोले और वो आजाद हो जाए। भूल मत, आज पूर्णिमा की रात है, और पूर्णिमा की रात को यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी। युग की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अभिमन्यु की बातें काफी हद तक ठीक लग रही थी, पर उसके अंदर लालसा बढ़ती जा रही थी, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर कौन है जो टाइपराइटर पर टाइप कर रहा था। युग अभिमन्यु को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, अभिमन्यु, माना आज पूर्णिमा की रात है, पर यक्षिणी तो नदी के पास मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी ना। हम तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर हैं। अभिमन्यु दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए कहता है, यार, तो तू ये क्यों भूल रहा है कि यक्षिणी इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कैद है, इस कमरे में। और ये किसने कहा कि वो बस नदी के पास शिकार किया करती थी? वो कहीं भी शिकार कर सकती है। भूल मत, ये ग्रेवयार्ड कोठी उसका दूसरा ठिकाना था। अगर इस दरवाजे को हमने वापस से खोल दिया तो यक्षिणी इस बार तो पक्का आजाद हो जाएगी। पिछली बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी,
इसलिए बच गए थे, पर इस बार नहीं बचने वाले। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तू ना मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख, हो सकता है कि यक्षिणी इस बार भी आजाद ना हो। तेरे डिवाइसों की मदद से हमने ये तो पता लगा लिया कि यक्षिणी यहीं पर कैद है, पर क्या तू नहीं चाहता कि तू यक्षिणी को देखे और उसे पकड़े? सोच, आज तक लोगों ने सिर्फ भूतों को पकड़ा होगा, उन्हें अपने वश में किया होगा, पर तू पहला ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होगा जो एक यक्षिणी को पकड़ेगा। तेरा कितना नाम होगा, तुझे लोग जानने लगेंगे। ये तेरे लिए, ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। सिर्फ तेरे लिए क्या, दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। युग अभिमन्यु को अपनी बातों के जाल में फंसाने लग जाता है और अभिमन्यु भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लग जाता है और कुछ ही देर में दरवाजा खोलने के लिए राजी हो जाता है। युग एक गहरी सांस लेता है और दरवाजे की चिटकनी पकड़कर उसे खोलने लग जाता है। जैसे जैसे युग चिटकनी खोलते जा रहा था, अभिमन्यु के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जैसे युग चिटकनी खोलता है, कट से आवाज सुनाई देती है। युग अपने दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का देकर दरवाजा खोल देता है। जैसे युग दरवाजा खोलता है, टाइपराइटर के बटन की आवाज धीमी हो जाती है। जब वो दोनों कमरे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बस एक दो बटन दबा रहा हो। अपना बचपन कोठी में ही बिताने के कारण युग को पता था कि लाइट का स्विच कहाँ है। वो लाइट के स्विच के पास जाता है और उसके बटन को दबा देता है। वो बटन तो दबाता है पर लाइट ऑन नहीं होती है। वो खुद से कहता है, अरे ये क्या, लाइट चालू क्यों नहीं हुई? कोठी में तो लाइट है, फिर इस कमरे में लाइट क्यों नहीं चल रही? शायद कनेक्शन ढीला हो गया होगा या तार खराब हो गए होंगे। युग खुद ही अपने सवालों का जवाब दे देता है। युग और अभिमन्यु दोनों ही अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लेते हैं। मोबाइल के टॉर्च भी बार बार बंद चालू हो रहे थे और ये सब कमरे में मौजूद अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, यार ये लाइट के कनेक्शन का तो समझ में आता है, पर ये मोबाइल के टॉर्च को क्या हो गया? ये क्यों बार बार बंद चालू हो रहा है? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही सवाल चल रहे थे। वो यही सोच रहा था कि पिछली बार जब वो दोनों इस कमरे में अंदर आए थे तो उन्हें मरे हुए इंसान के शव की बदबू आ रही थी, पर अब क्यों नहीं आ रही? मोबाइल के टॉर्च की बंद चालू रोशनी में वो दोनों बस यही देख पाए थे कि कमरे के अंदर जगह जगह पर मकड़ी के जाले जमे हुए थे। सेल्फ में रखी ढेरों किताबों के ऊपर उन मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। दीवारों पर एक दो बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी, पर अंधेरा होने की वजह से वो फोटो क्लियर नहीं दिख रही थी। कमरे के अंदर ही टेबल रखा हुआ था, जिसके ऊपर कुछ और किताबें, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर और सफेद टाइपराइटर रखा हुआ था, जिसके बटन अपने आप ही दब रहे थे। युग और अभिमन्यु टाइपराइटर के बटनों को अपने आप दबता हुआ देखकर शॉक्ड हो गए थे। अभिमन्यु के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जहां पर था वहीं पर रुक गया, उसके पांव चिपक गए थे। युग बड़ी हिम्मत करके अपने कदम उस टाइपराइटर की ओर बढ़ाने लग जाता है। जब वो उस टाइपराइटर के पास पहुंचता है और जैसे ही उसे छूता है, उसके बटन दबना अपने आप ही बंद हो जाते हैं। नजदीक जाकर वो देखता है कि सफेद टाइपराइटर के ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, साथ में उसके ऊपर खून के दाग भी थे। टाइपराइटर के अंदर ही एक पीला मटमैला पेज लगा हुआ था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, यार ये टाइपराइटर तो तेरा हाथ लगाते ही रुक गया, जैसे तेरा स्पर्श पहचानता हो। ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके बटन अपने आप कैसे दब रहे थे। वो दोनों टाइपराइटर के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन दोनों को एहसास होता है जैसे उनके पीछे से कुछ गुजरा हो। वो दोनों डरते हुए पीछे मुड़ने लग जाते हैं, पर उनके पीछे कोई नहीं था। अभिमन्यु को नेगेटिव वाइब्स महसूस होने लग जाती हैं और वो डरते हुए कहता है, यार अब हम दोनों को इस कमरे से निकलना चाहिए। युग धीरे से कहता है, हाँ चल, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही युग ये बात कहता है, उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, अभी कहाँ जा रहा है, रुकना। युग घबराते हुए कहता है, यार तूने आवाज सुनी? कैसी आवाज? एक औरत की आवाज यार। नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। युग को लगता है उसका कोई वहम होगा और वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते जा रहा था, उसके कान में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, रुक जा, मुझे लेके जा, रुक जा, मुझे लेके जा, रुक जा। पर युग इन आवाजों को इग्नोर मार रहा था। वो दोनों कमरे के बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा लगाने लग जाते हैं। युग दरवाजा लगा ही रहा था कि तभी टाइपराइटर की आवाज फिर सुनाई देने लग जाती है,
युग हैरानी के साथ कहता है, अरे ये टाइपराइटर तो फिर से बजने लग गया। इतना कहकर युग वापस से दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वापस से आवाज आनी बंद हो जाती है। वो फिर दरवाजा लगाने लग जाता है, पर फिर टाइपराइटर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। युग बार बार दरवाजा खोलता और बंद कर रहा था और टाइपराइटर की आवाज भी कभी आ रही थी तो कभी नहीं आ रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये सब चल क्या रहा है यार? जब जब तू दरवाजा लगाता है आवाज आनी शुरू हो जाती है और जैसे ही खोलता है आवाज आनी बंद हो जाती है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, यार मुझे तो लग रहा है इस टाइपराइटर में ही कुछ गड़बड़ है, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। इतना कहकर युग वापस से कमरे के अंदर घुस जाता है। अभिमन्यु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही युग कमरे के अंदर घुस चुका था। कुछ देर बाद युग कमरे से बाहर आता है तो अभिमन्यु देखता है कि युग ने अपने हाथ में सफेद टाइपराइटर पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे ये क्या किया तूने? ये टाइपराइटर क्यों उठा लाया तू अपने साथ? मैंने तुझे बताया था ना, जिस कमरे में कोई आत्मा या परलौकिक शक्तियां हो वहां की चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। युग टाइपराइटर पर हाथ फेरते हुए कहता है, यार जब पेन बाहर आया था तब कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना, तो अब टाइपराइटर बाहर लाने से क्या हो जाएगा? और तू देख नहीं रहा था कैसे अपने आप बज रहा था? ये अंदर अंधेरा था ना, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बाहर उजाले में रखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे बटनें अपने आप दब रही थी। अभिमन्यु को युग की बात काफी हद तक ठीक लगती है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। अभिमन्यु रूम नंबर 666 का दरवाजा लगाता है और वो दोनों उसके बगल वाले रूम के अंदर आ जाते हैं। अभिमन्यु और युग दोनों ही बिस्तर पर बैठे हुए थे और उन्होंने टाइपराइटर को उसी कमरे के एक टेबल पर रखा हुआ था। दोनों ही अपनी नजरें उस टाइपराइटर पर गड़ाए हुए थे कि कब उसकी बटनें दबे, पर टाइपराइटर की बटनों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। टाइपराइटर को देखते ही देखते कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। युग और अभिमन्यु दोनों ही सो चुके थे। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, टाइपराइटर की बटनें अपने आप दबने लग जाती हैं। जैसे जैसे उसकी बटनें दबती जा रही थी, उस टाइपराइटर की धूल अपने आप साफ होती जा रही थी। उस टाइपराइटर के अंदर जो पीला मटमैला कागज लगा हुआ था, उसमें रेड इंक से हिंदी में कुछ टाइप होने लग जाता है। टाइपराइटर की कीज रिटर्न बार बार लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस टाइपराइटर पर टाइप कर रहा हो। रात भर टाइपराइटर अपने आप चलता रहता है और अभिमन्यु और युग गहरी नींद में सोते रहते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे और मुर्गे ने बांग दे दी थी। अभिमन्यु सो ही रहा था कि तभी उसका प्रेशर बनने लग जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो झट से बिस्तर पर से उठता है और सीधा वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। युग सो ही रहा था कि तभी उसे सिगरेट के धुएं की स्मेल आने लग जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सिगरेट का धुआं वॉशरूम के अंदर से आ रहा था। वो समझ जाता है कि जरूर वॉशरूम के अंदर अभिमन्यु ही होगा जो सुबह सुबह धुआं उड़ा रहा होगा। युग अभी अपनी आंखें मल ही रहा था कि तभी फ्लश की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, अरे युग तू कब उठ गया? युग मुंह बनाते हुए कहता है, जब तू वॉशरूम के अंदर धुआं निकाल रहा था तब। यार कम पिया कर, वरना किसी दिन निपट जाएगा तो मैं अपने एक अच्छे दोस्त को खो दूंगा। यार तूने फिर सुबह सुबह ज्ञान देना शुरू कर दिया। वैसे ये सिगरेट निपटने के लिए नहीं, सुबह सुबह प्रेशर बनाने के लिए पी थी। तू नहीं समझेगा, तू नहीं पीता ना। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर टाइपराइटर पर पड़ती है और वो देखता है कि टाइपराइटर चमक रहा था जैसे नया हो, पर उस सफेद टाइपराइटर पर अभी भी खून के दाग जैसे थे वैसे ही लगे हुए थे। अभिमन्यु टाइपराइटर के पास जाते हुए कहता है, अरे ये क्या, तूने ये टाइपराइटर को साफ कर दिया? वाह यार, बढ़िया चमका दिया। युग अभिमन्यु को बताता है कि वो टाइपराइटर उसने नहीं चमकाया है। उससे पहले ही अभिमन्यु अपना अगला सवाल उस पर दाग देता है, अरे ये क्या, तूने तो इसमें कुछ टाइप भी किया है। मुझे नहीं पता था कि तुझे लिखने का शौक है, होगा भी क्यों नहीं, आखिर तू भी तो एक राइटर का ही बेटा है। तेरे पापा के गुण तेरे अंदर नहीं होंगे तो किसके अंदर होंगे? युग अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु ये मैंने टाइप नहीं किया है और ना ही मैंने ये टाइपराइटर साफ किया है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तो फिर इस पेज में इतना सारा किसने टाइप किया? पता नहीं, मैं तो तेरे साथ ही सो गया था ना। अभिमन्यु अपना सिर खुजाते हुए कहता है, हाँ यार। युग और अभिमन्यु के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पेज किसने टाइप किए थे।
अभिमन्यु टाइपराइटर के पास जाता है और उसका रोलर नोट पकड़कर उसके अंदर का पेपर निकालने लग जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या कर रहा है? अभिमन्यु रोलर घुमाते हुए कहता है, यार इसके अंदर लगा कागज निकाल रहा हूँ, जरा देखूं तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इतना कहकर अभिमन्यु टाइपराइटर के अंदर लगा पीला मटमैला कागज निकाल लेता है। वो देखता है कि 3 पेज निकालने के बावजूद टाइपराइटर में एक और ब्लैंक पेज लगा हुआ था, जो हैरान करने वाली बात थी। पर अभी उसका ध्यान उस पेपर पर नहीं था, बल्कि उन 3 पेपर पर था जो उसके हाथ में थे। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। अभिमन्यु देखता है कि पेपर पर रेड इंक से हिंदी में कुछ टाइप किया गया था। युग कहता है, अब कागज को बस ताड़ते ही रहेगा या पढ़ेगा भी? हाँ यार, पढ़ रहा हूँ। अभिमन्यु पेपर पढ़ते हुए कहता है, रात के 3 बज रहे थे और किश्नोई नदी के पास। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु आगे पढ़ते हुए कहता है, रात के 3 बज रहे थे और किश्नोई नदी धीमी लहरों के साथ बहती जा रही थी। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था, जिसकी रोशनी सीधे नदी पर पड़ रही थी। एक 30 साल का हट्टा कट्टा आदमी, जिसकी हाइट करीब 6 फुट 3 इंच, रंग काला था, रौंका मुचा घाट पर था। उसकी लड़खड़ाती चाल और हाथ में देशी शराब की बोतल इस बात की साफ गवाही दे रही थी कि उसने लिमिट से ज्यादा पीकर रखी हुई थी। वो गालियां बकते हुए घाट पर आगे बढ़ते जा रहा था। वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, मना करती है, मुझे मना करती है, वो जानती नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ, उसे उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। मुझे मना करती है, देखता हूँ कैसे नहीं देती है। यही बड़बड़ाते हुए वो आदमी आगे बढ़ रहा था। वो आदमी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी में कमर तक पानी था। वो हैरान था ये सोचकर कि अचानक नदी में इतना पानी कहाँ से आ गया था। जब दोपहर में उसने नदी पार की थी, तब तो बस घुटनों तक पानी था। उस आदमी को लगता है कि ये उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए वो अपनी आंखें मलकर देखता है, पर पानी उतना का उतना ही रहता है। वो आदमी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, नदी में कमर तक पानी हुआ तो क्या हुआ, अगर मेरे सिर तक भी पानी होता तो भी मैं नदी पार करता। आज की रात मैं उसके साथ बिता कर ही रहूंगा। मुझे उसके साथ सोने से कोई नहीं रोक सकता, वो सिर्फ मेरी है। आज की रात मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपना अगला कदम नदी में रखने के लिए बढ़ाया ही था कि तभी वो देखता है कि अचानक से नदी के पानी में हलचल होने लग जाती है। पानी में बुलबुले उठने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे नदी के पानी के अंदर कुछ हो। वो आदमी वापस से अपना पैर पीछे खींच लेता है। पहले तो वो आदमी घबरा जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि पानी के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है। वो लड़की नग्न अवस्था में नदी के अंदर खड़ी हुई थी। उसका सुडौल बदन था, उसके लंबे लंबे काले बालों ने उसके उभरे हुए वक्षों को ढक कर रखा हुआ था। उस लड़की के बदन पर छोटी छोटी पानी की बूंदें थी, जो उसके बदन की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। वो पानी की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। नदी में कमर तक पानी होने की वजह से वो आदमी बस उसकी कमर तक का ही हिस्सा नग्न अवस्था में देख पा रहा था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने नग्न अवस्था में एक लड़की खड़ी हुई थी। अरे ये क्या, ये बाटली तो आज मुझ पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मुझे नदी के अंदर एक लड़की दिख रही है। अरे ये लड़की नहीं, ये तो कोई अप्सरा लगती है, अप्सरा से भी खूबसूरत, किसी दूसरे लोक से आई हुई परी सी। इतना कहकर वो आदमी उस लड़की के बदन को निहारने लग जाता है। उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतने भरे बदन वाली लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की के रोम रोम में एक जादू था जो उस आदमी को उस लड़की की ओर आकर्षित कर रहा था। वो एक टक नजर से उस लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की बड़े प्यार से कहती है, बस घूरते ही रहोगे या पानी के अंदर भी आओगे। जैसे ही वो आदमी उस लड़की की आवाज सुनता है, उस आदमी के तन बदन में आग लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की आवाज में एक जादू था जो उसे उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर रहा था। वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे नदी के अंदर अपना कदम बढ़ा देता है और फुर्ती के साथ लड़की के पास जाने लग जाता है।
कुछ ही देर में वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है और अब उसका भी बदन कमर तक पानी के अंदर डूब गया था। वो आदमी उसके उभरे हुए वक्षों को देखने की कोशिश करने लग जाता है, पर बालों से ढके होने के कारण वो उसके वक्ष नहीं देख पा रहा था। वो लड़की ये बात नोटिस कर लेती है और उस आदमी की शर्ट को छूते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? ये जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। वो आदमी धीरे से अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? ये सब मेरा है? हाँ, ये सब तुम्हारा है। मैं अब तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो आदमी फिर उसके वक्षों को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। वो आदमी हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरा इंतजार? मैंने कहा मैं यहाँ पर नहा रही थी। क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगे? उस आदमी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की उसके साथ नहाना चाहती थी। वो लड़की उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अरे सोच क्या रहे हो? जल्दी बोलो, मेरे साथ नहाना चाहोगे? जरा अपने हाथ देखो, कितना काला है, कितना मैल जमा हो गया है। पता नहीं कब से तुमने नहीं नहाया है। मेरे साथ नहाओगे तो एक ही बार में ये सारा मैल उतर जाएगा। इतना कहकर वो लड़की उस आदमी का हाथ मलने लग जाती है। उस लड़की के स्पर्श से उस आदमी के बदन में ऐसी सिरहन उत्पन्न हुई थी कि वो अपने होशो हवास खो देता है। उसके हाथ की देशी शराब की बोतल छूट जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। सारी शराब नदी के पानी में मिल जाती है। वो आदमी उस लड़की की निगाहों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम यहाँ रोज रात में नहाने आती हो? रोज नहीं, कभी कभी। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रोज नहाना चाहता हूँ, अपने अंदर की गर्मी मिटाना चाहता हूँ। वो लड़की उस आदमी के शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, उसकी फिक्र तुम मत करो, आज रात में तुम्हारे बदन की सारी गर्मी मिटा दूंगी। फिर तुम्हें यहाँ पर आने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या, तुम्हें किसी और लड़की के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो लड़की उस आदमी की शर्ट उतार देती है और उसे अपने सीने से सटा लेती है। अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे के बदन में समाहित हो जाते हैं। उस लड़की ने कब उस आदमी के बदन के सारे कपड़े उतार दिए थे, उस आदमी को पता ही नहीं चलता। वो आदमी तो उस लड़की के बदन में से आ रही कमल के फूलों की खुशबू में मदहोश हो गया था। उसका उसकी इंद्रियों पर से काबू हट चुका था। वो दोनों ही नदी के अंदर संभोग कर रहे थे। नदी का पानी ठंडा होने के बावजूद उन दोनों के बदन आग की भट्टी की तरह तप रहे थे। वो आदमी उस लड़की से कुछ इस तरह लिपटा हुआ था जैसे कोई काला नाग चंदन की लकड़ी से लिपटता है। देसी शराब की बोतल भी उन दोनों के बदन की तरह पानी के ऊपर तैर रही थी। जैसे जैसे वो आदमी अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचता जा रहा था, नदी के पानी का स्तर कम होते जा रहा था। पर उस आदमी का ध्यान इस वक्त नदी के पानी के स्तर पर नहीं, बल्कि संभोग करने में लगा हुआ था। वो आदमी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। काफी वक्त से संभोग करने के बाद अब धीरे धीरे उस आदमी का शरीर ठंडा पड़ने लग गया था। उसे उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी थी। वो पूरी तरह थक चुका था, पर उस लड़की के बदन में अभी भी उतनी ही फुर्ती थी जितना संभोग करने से पहले थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही रौनक थी जो पहले थी। उसके शरीर की आग अभी कम नहीं हुई थी, बल्कि उसकी आग तो और बढ़ते जा रही थी। वो चाहती थी वो आदमी अपने बदन में थोड़ी और फुर्ती लाए, पर उस आदमी का बदन ढीला पड़ गया था। वो इतना थक गया था कि अब हिल तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उस आदमी के होठों को छूते हुए कहती है, क्या हुआ, थक गए इतनी जल्दी? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम तो बड़े कमजोर निकले, बस दिखने में ही ताकतवर हो, पर हो बड़े ढीले। जैसे ही वो लड़की ये बात कहती है, उस आदमी के दिल पर गहरी ठेस पहुंचती है। उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि एक लड़की की मुझसे ज्यादा काम इच्छा कैसे हो सकती है। वो फिर अपने बदन में फुर्ती लाने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसका बदन उसका साथ नहीं देता है। उसका बदन पूरी तरह सुस्त पड़ चुका था। वो आदमी उस लड़की के सामने कमजोर न दिखे, इसलिए जानबूझकर वो उस लड़की का माथा चूमने लग जाता है। जब वो उसके माथे को चूमता है तो उसके अंदर उस लड़की का पूरा बदन नग्न अवस्था में देखने की काम इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए वो उसका माथा चूमते हुए उसके बदन के नीचे आने लग जाता है। माथा चूमते चूमते वो उसकी नाभि तक पहुंच जाता है। उस लड़की के पेट के नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था, इसलिए वो आदमी भी पानी के अंदर जाने लग जाता है। जब वो आदमी उस लड़की के पेट के नीचे का हिस्सा चूमने के लिए पानी के अंदर घुसता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर के मारे उसके हाथ पैर पानी के अंदर ही कांपने लग गए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जब वो आदमी पानी के अंदर घुसा था तो उसकी नजरें सीधे उस लड़की के पैरों पर पड़ी थी। उसने देखा कि उस लड़की के पैर पर कई सारी झुर्रियां थी।
और जब उसकी नजर उस लड़की की जांघ पर पड़ी तो उसने देखा वहां पर तो पैरों के मुकाबले भी कहीं ज्यादा झुर्रियां थी, उतनी ही झुर्रियां जितनी 100 साल से ज्यादा बूढ़ी औरत के शरीर पर होती हैं। उस आदमी को अपने आप पर घिन महसूस होने लग जाती है कि वो जब से एक बूढ़ी औरत के साथ संभोग कर रहा था। उस आदमी की उस लड़की का बदन देखने की इच्छा मर जाती है और वो फुर्ती के साथ पानी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लड़की अभी भी जवान थी। वो आदमी शॉक्ड हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा था। वो फिर पानी के अंदर घुसता है और देखता है कि उस लड़की के पानी के अंदर का बदन अभी भी बूढ़ा ही था। वो फिर पानी के बाहर निकल जाता है। उस लड़की के शरीर का पानी के ऊपर वाला हिस्सा तो जवान था, पर पानी के अंदर वाला हिस्सा बूढ़ा हो चुका था। वो आदमी हकलाते हुए कहता है, तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, बताओ कौन हो तुम? वो लड़की उस आदमी की आंखों में देखते हुए फुसफुसाते हुए कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। वो आदमी डर के मारे कांपने लग गया था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में उसके दिमाग में बस यही बात आई कि उसे वहां से भागना चाहिए और वो जितनी जल्दी नदी से बाहर निकल सकता था निकलने लग जाता है। वो बंगला मुंडा घाट की ओर जाने लग जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है। वो पानी के अंदर ही खड़ी हुई थी। वो हंसते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, अभी मेरी गर्मी मिटी नहीं है। तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमें और नहाना है साथ में। इतना कहकर वो लड़की गाना गाने लग जाती है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। कुछ ही देर में वो आदमी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। वो आदमी नग्न अवस्था में बंगला मुंडा घाट के रेत पर भाग रहा था। वो बस भागते जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो भाग तो रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता बड़ा हो गया था। वो एक जगह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था, एक ही जगह पर भागे जा रहा था। अब वो लड़की धीरे धीरे नदी के पानी से बाहर निकलने लग जाती है। जैसे जैसे वो बाहर निकलती जाती है, कहीं से ढेर सारे जुगनू आ जाते हैं और उसके बदन के हर एक हिस्से को ढक लेते हैं। उन जुगनुओं ने कुछ इस कदर उस लड़की के बदन को ढक लिया था कि एक अंग भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जुगनुओं की पोशाक पहन कर रखी हुई हो। वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम उस आदमी के पास बढ़ाने लग जाती है। वो आदमी एक ही जगह पर भागते भागते थक जाता है और थक कर जमीन पर गिर जाता है। उसके गीले बदन पर रेत चिपक जाती है। जब वो लड़की उस आदमी के पास पहुंचती है तो वो आदमी जान की भीख मांगते हुए कहता है, देखो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो लड़की हंसते हुए कहती है, अभी मैंने कुछ पकड़ा ही कहाँ है जो छोड़ दूं? वो लड़की उस आदमी के पास ही रेत पर बैठ जाती है। जुगनू अभी भी उसके बदन पर थे। उन जुगनुओं के कारण वहां पर इतनी रोशनी हो गई थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि रात हो रही होगी। देखते ही देखते उस लड़की के नाखून लंबे हो जाते हैं, जो किसी जानवर के नाखून की तरह लग रहे थे। उसके दांत भी डायन की तरह बाहर निकल गए थे। वो लड़की उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, इन्हीं हाथों में बहुत मैल जमा था, जरा दिखाना। राम रो न राम रो, राम रो न राम रो। राम रो न राम रो कहते हुए ही वो लड़की अपने हाथ की 3 उंगलियों से उसका हाथ खरोच देती है। वो आदमी दर्द के मारे कराहने लग जाता है और वो लड़की हंसने लग जाती है, जैसे उसे चीखने की आवाजों से बहुत प्यार था। उस आदमी के हाथों की कलाई से खून निकलने लग जाता है। वो लड़की अपना मुंह उसके हाथ के पास ले जाती है और अपनी लंबी जीभ से उसका खून चाटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अपने मुंह से उस आदमी की कलाइयों के जरिए उसका खून पी रही हो। देखते ही देखते उस आदमी का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसके शरीर में अब एक भी खून की बूंद नहीं थी, पर उसके शरीर में अभी भी जान बाकी थी और वो दर्द के मारे कराह रहा था। वो लड़की उस आदमी के नग्न शरीर के ऊपर आजू बाजू पैर करके बैठ जाती है। उस हट्टे कट्टे आदमी को तो उस दुबली पतली लड़की का वजन तक अब सहा नहीं जा रहा था। वो अब चीख तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उस आदमी के सीने पर अपने नुकीले नाखूनों से कुछ लिखते हुए कहती है, राम रो न राम रो, राम रो न राम रो, राम रो न राम रो। यही बड़बड़ाते हुए वो लड़की अपना हाथ उसके सीने के अंदर घुसाती है
और एक ही झटके के साथ उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेती है। वो आदमी एक लंबी आह के साथ अपना दम तोड़ देता है। वो लड़की उस आदमी के नग्न बदन पर से उठ जाती है। उसके हाथ में उस आदमी का दिल था जो कि पूरी तरह से कुड़ चुका था। वो पागलों की तरह हंसते हुए वहां से नदी की ओर जाने लगती है। उसकी हंसी इस बात का सबूत थी कि आज रात जिस मकसद से वो नदी पर नहाने आई थी, उसने उस मकसद को अंजाम तक पहुंचा दिया था। पेज पढ़ते पढ़ते अभिमन्यु का गला सूख गया था। युग और अभिमन्यु की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। अभिमन्यु के हाथ तो अभी भी कपकपा रहे थे। अभिमन्यु बड़ी ही हिम्मत करके बोलता है, यार ये कहानी तो काफी दमदार थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, पर तूने कहा था कि ये कहानी तूने टाइप नहीं की। फिर किसने की? रात को मैंने देखा था तो ये पेज खाली थे, इनमें कुछ टाइप नहीं था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग और अभिमन्यु सोच ही रहे थे कि कहानी किसने टाइप की होगी। तभी युग के मन में एक उड़ता हुआ ख्याल आता है और वो कुछ सोचते हुए कहता है, यार देख, ये टाइपराइटर मेरे पापा का है। और याद है तूने मुझे बताया था कि मेरे पापा यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे, तो हो सकता है ये पेज उन्होंने ही टाइप किए हो। एक और बात, इस कहानी में जिस लड़की का जिक्र हुआ था वो भी तो यक्षिणी की तरह थी। उस आदमी ने जब उससे पूछा था कि तुम कौन हो, तो उसने कहा भी तो था कि मैं यक्षिणी तेरी मौत। यार युग, मैं ये पूछ नहीं रहा कि कहानी किस लड़की के बारे में है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये कहानी किसने टाइप की। अरे बताया तो मैंने कि मेरे पापा ने टाइप की होगी। उनके शांत हो जाने के बाद किसी ने टाइपराइटर पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए ये पेज उसी में लगे रह गए और आज भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। पर यार कल रात में जब मैंने ये टाइपराइटर देखा था तो इन पेजेस में तो कुछ भी टाइप नहीं था, ये पूरी तरह से ब्लैंक थे। तुझे कल रात के बारे में कुछ याद भी है? मुझे तो नहीं लगता। पूरी की पूरी एक बोतल अकेले पी मारी थी तूने, उसके बाद सिगरेट का पैकेट अलग फूंक मारा। शायद तुझे अच्छे से याद नहीं होगा जितना मुझे याद है। ये पेज खाली नहीं थे, वरना आधी रात में कौन कहानी टाइप करेगा यक्षिणी। अभिमन्यु को युग की बात काफी हद तक ठीक लगती है, क्योंकि रात में ज्यादा शराब पी लेने के कारण उसका अभी भी सिर भारी लग रहा था। वो युग की बात मान लेता है। अभिमन्यु उन पेजेस को टाइपराइटर के साइड में रखते हुए कहता है, वैसे जो भी हो, मानना पड़ेगा तेरे पापा की कलम में कमाल की ताकत थी। क्या तो लिखते थे यार, अंदर से लेकर बाहर तक पढ़ने वाले को पूरा झंझोड़ कर रख देते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने अभी भी वो सारे सीन चल रहे हों। युग कुछ नहीं कहता। अभिमन्यु के ये बात कहते ही युग का चेहरा उतर गया था। अभिमन्यु ये बात नोटिस कर लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, ये तेरा चेहरा क्यों उतर गया? तुझे क्या मेरी बात पसंद नहीं आई? युग चिढ़ते हुए कहता है, क्या खाक पसंद आएगी, चेहरा उतरेगा नहीं तो क्या। यार कितनी घटिया कहानी लिखते थे पापा, कितनी अश्लील कहानी थी ये। अभिमन्यु मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या अश्लील? क्या कहा? अश्लील कहानी? तू पागल है क्या युग, कुछ भी बोलता है। शायद तुझे पता नहीं है, साहित्य में कुछ अश्लील नहीं होता, समझा। एक और बात, अश्लील जैसी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, बस सोसाइटी के बनाए गए कुछ रूल्स हैं। यदि आप अपनी पत्नी के साथ एक बंद कमरे में सेक्स करते हो तो वो ठीक है, पर यदि चार दीवारी के बाहर करते हो तो वो अश्लील है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, सच तो ये है कि अश्लील ये कहानी नहीं बल्कि अश्लील तेरी सोच है, क्योंकि पूरी कहानी में तूने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया और वो है सेक्स। क्या तूने ये सोचा कि यक्षिणी आखिर ये सब क्यों कर रही थी? क्यों मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार रही थी? क्यों? अभिशाप के कारण। युग सबको पता है यक्षिणी को कोई अभिशाप मिला था। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये बार बार अभिशाप बीच में क्यों आ जाता है? आखिर क्या था वो अभिशाप जो यक्षिणी को मिला था और किसने दिया था उसे वो अभिशाप? पता नहीं, किसी को नहीं पता, पर जितना मुझे लगता है शायद वो अभिशाप तेरे पापा को पता था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरे पापा को? हाँ युग, तभी तो वो यक्षिणी पर किताब लिख रहे थे। हो सकता है उन्हें वो अभिशाप पता चल गया हो और वो अभिशाप लोगों को भी पता चले, इसलिए वो उस पर किताब लिख रहे थे। पर उससे पहले ही यक्षिणी ने उन्हें मार दिया होगा ताकि वो अभिशाप किसी को पता न चले। हाँ यार, हो सकता है। मैंने तुझे बताया था ना, ट्रेन में मुझे एक बूढ़ा मिला था। अभिमन्यु कुछ याद करते हुए कहता है,
हाँ बताया था तूने मुझे उस बूढ़े के बारे में। तुझे पता है वो बूढ़ा भी ना उसी किताब के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था मेरे पापा ने यक्षिणी पर कोई सी किताब लिखी थी। तो फिर कहाँ है वो किताब? तेरे पास उसकी कॉपी है? पता नहीं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किताब पब्लिश हुई थी या नहीं। अगर एक बार वो किताब हाथ लग जाती तो पता चल जाता कि यक्षिणी को आखिर क्या अभिशाप मिला था। युग और अभिमन्यु आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अभिमन्यु का मोबाइल बजने लग जाता है। जब अभिमन्यु की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि कायर का फोन आ रहा था। अभिमन्यु अपने हाथ में मोबाइल पकड़ते हुए कहता है, लो देखो आ गया कायर का फोन। दोस्त भले ही कितने भी नाराज हो पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बीती बातों को रात बीतने के साथ ही भुला देते हैं। देखा कल कितना गुस्सा कर रहा था और अब सुबह सुबह ही फोन आ गया ना। लगता है गुस्सा अब शांत हो गया होगा तभी फोन कर रहा है। युग अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, अरे अब तेरे ये प्रवचन बंद कर और फोन उठा। यदि फोन कट गया तो कायर वापस से नाराज हो जाएगा और फिर तू जानता है ना उसकी आदत, वो मनाने से भी नहीं मानने वाला। हाँ उठा रहा हूं यार। इतना कहकर अभिमन्यु अपना फोन उठाते हुए कहता है, हाँ कायर बोल। कायर की घबराते हुए आवाज सुनाई देती है, कहाँ पर है तू? अभिमन्यु बेफिक्र होकर कहता है, ग्रेवयार्ड कोठी में हूं और कहाँ पर हूंगा? तो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जा। यहाँ पर आ जा मतलब कहाँ पर आना है मुझे? और तू कहाँ पर है? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? मैं अभी किश्नोई नदी पर हूँ, बंगला मुड़ा घाट पर। तू भी आ जा और हाँ साथ में युग को भी लेकर आना। युग को भी लेकर आना है पर क्यों? आखिर हुआ क्या है बताएगा? तुम दोनों खुद ही आकर देख लो कि क्या हुआ है। मैंने कहा था ना कि वो कमरा नहीं खोलना चाहिए था पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गया ना कांड। कांड हो गया? पर क्या कांड हो गया बताएगा भी? अभिमन्यु कायर का जवाब आने का इंतजार करने लग जाता है पर कोई जवाब नहीं आता। तभी वो देखता है कि उसके मोबाइल का नेटवर्क चला गया था जिसके कारण फोन कट हो गया था। युग अभिमन्यु का चेहरा देखते हुए पूछता है, क्या हुआ अभिमन्यु? ये तेरा चेहरा इतना उखड़ क्यों गया कायर से बात करते ही? सब ठीक तो है? अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, यार कुछ कांड हो गया है। युग अपने भवें ऊपर उठाते हुए पूछता है, कांड हो गया है पर क्या? वो तो मुझे नहीं पता पर हम दोनों को अभी इसी वक्त किश्नोई नदी के लिए निकलना है, जल्दी चल। इतना कहकर अभिमन्यु कमरे से बाहर की ओर जाने लग जाता है। युग भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। कुछ ही देर में युग और अभिमन्यु किश्नोई नदी के पास पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार वहां पर पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के गांव वाले भी वहां पर जमा हो गए थे। हर तरफ लोग ही लोग थे। भीड़ का हाहाकार मचा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु और युग अंदर ही अंदर घबराए जा रहे थे ये सोचकर कि नदी के पास क्या हुआ होगा, क्यों इतनी भीड़ जमा थी। इस बार तो वहां पर 4 पुलिस वाले भी खड़े हुए थे जिन्होंने नदी के किनारे का हिस्सा सील करके रखा हुआ था। युग अपने आसपास की भीड़ को देखते हुए घबराते हुए कहता है, यार अभिमन्यु यहाँ पर क्या हुआ होगा यार? अभिमन्यु भी अपने आसपास देखते हुए कहता है, पता नहीं यार क्या हुआ होगा पर इन सब के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जो भी हुआ होगा बहुत बुरा हुआ होगा। तू कायर को ढूंढना, वो यहीं कहीं होगा। अब वो ही हमें कुछ बता सकता है। यार इतनी भीड़ में कहाँ पर ढूंढूं उसे? तू फोन करके देखना। हाँ अभी करता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जेब में से मोबाइल निकालने लग जाता है। अभिमन्यु कायर को फोन लगाने ही वाला था कि तभी युग कहता है, अरे वो देख बिंदु। बिंदु वहीं पर खड़ी हुई थी। अभिमन्यु कायर को फोन करना छोड़ देता है और वो दोनों सीधे बिंदु के पास चले जाते हैं। युग बिंदु से पूछता है, अरे बिंदु तू भी यहीं पर है? तूने आज अपनी दुकान नहीं खोली क्या? बिंदु भी बहुत घबराई हुई दिख रही थी। उसके चेहरे की शिकन बता रही थी कि वो काफी परेशान थी। बिंदु युग के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहां पर कायर और कछुआ आ जाते हैं। कायर आते से ही युग और अभिमन्यु पर गुस्सा करते हुए कहता है, तो आ गए तुम दोनों? मिल गई तुम दोनों के कलेजे को ठंडक? कहा था ना मत करो छेड़छाड़ यक्षिणी के कमरे के साथ, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गई ना प्रॉब्लम। अभिमन्यु कायर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है यार? आराम से बता ना क्या है, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है भाई? कायर अभिमन्यु का हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहता है, खबरदार जो मुझे भाई बोला तो मैं आज और अभी से तुम दोनों को जानता तक नहीं हूँ। किसी को बताना मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ वरना गांव वाले मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ और मैं भी तुम्हें नहीं जानता, तुम दोनों मेरे भी दोस्त नहीं हो, समझे? युग कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, यार कछुए अब तू भी शुरू हो गया। तू ऐसी बातें मत कर। कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी नदी पर कौवों के शव तो नहीं मिले? कहीं उसके लिए इतनी भीड़ तो जमा नहीं हुई है? कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, कौवों के शव मिले हैं या किसी और के, खुद ही चलकर देख ले। वहां 5 भीड़ को साइड करते हुए नदी के किनारे के पास जाने लगते हैं।
जैसे जैसे युग और अभिमन्यु नदी के किनारे के पास पहुंचते जा रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि नदी के पास क्या हुआ होगा। नदी के किनारे पर ही 4-5 पुलिस वाले खड़े हुए थे। वहीं पर एक लाश पड़ी हुई थी जिसकी एक फोटोग्राफर अलग अलग एंगल से फोटो खींच रहा था। वो पुलिस वाले उस लाश को घेर के खड़े हुए थे, जिसके कारण वो लाश युग और अभिमन्यु को क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। नदी के किनारे पर ही युग के बड़े पापा दिलीप और उसके मामा सुदेश भी खड़े हुए थे। दिलीप बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। युग के वहां पर आते ही वो उससे अपनी नजरें फेर लेता है, जैसे वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था और उसे लगता था कि ये सब कुछ युग की वजह से ही हुआ था। दिलीप और सुदेश के बगल में ही रोंकामुचा गांव के सरपंच रतन पाली और बंगलामुड़ा गांव के सरपंच भूपेंद्र बख्शी भी खड़े हुए थे। रतन पाली की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और वो अभी भी रोए जा रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, यार यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरी तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कछुआ अपने हाथ से शव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुझे वो लाश नहीं दिख रही क्या जिसे वो पुलिस वाले घेर कर खड़े हुए हैं? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, लाश? अभिमन्यु भी हैरानी के साथ कहता है, हाँ मुझे दिख रही है कुछ कुछ, मतलब कल रात यहाँ पर किसी का खून हुआ है। कायर अभिमन्यु की बात काटते हुए कहता है, खून नहीं शिकार, कल रात यहाँ पर शिकार हुआ है और वो शिकार किसी और ने नहीं, यक्षिणी ने किया है, क्योंकि सबको पता है कल रात पूर्णिमा थी और अमावस्या और पूर्णिमा की रात ही यक्षिणी शिकार किया करती थी। अभिमन्यु झट से कहता है, ये क्या बोल रहा है तू? भला यक्षिणी कैसे किसी का शिकार कर सकती है? वो तो ग्रेवयार्ड कोठी में कैद है ना? कायर कहता है, यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी, पर उसका कमरा खोलकर तूने और युग ने उसे आजाद कर दिया। अब वो आजाद हो चुकी है, उसने वापस से मर्दों के शिकार करने शुरू कर दिए हैं। अभिमन्यु कायर की बात को काटते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है भला? मैंने अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिवाइसों की मदद से चेक किया था, यक्षिणी वही उसके कमरे में कैद थी। चाहे तो युग से पूछ ले, वो भी मेरे साथ ही था। युग से क्या पूछूं मैं? तुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, जिसका साफ साफ मतलब है कि यक्षिणी आजाद हो चुकी है। अभिमन्यु और कायर में खींचातानी चली रही थी कि तभी रतन पाली और जोर जोर से रोने लग जाता है। भूपेंद्र बख्शी उसे सहारा देने लग जाता है और उसे समझाने लग जाता है। बिंदु कछुए से पूछती है, ए कछुए, ये रतन पाली इतना क्यों रो रहा है? आज से पहले तो इसे किसी के मरने पर इतना रोते हुए नहीं देखा। वोट भी नजदीक नहीं आ रहे जो ये रोने का दिखावा करे। कछुआ धीरे से कहता है, रोएगा नहीं तो क्या करेगा? जो मरा है वो कोई और नहीं बल्कि इसका बेटा है। बिंदु अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा बेटा? इसका मतलब मोहित की मौत हुई है? हाँ, मोहित की मौत हुई है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, 2 मिनट, ये वही मोहित है ना जो गुंडागर्दी करते फिरता था? हाँ वही है। तो यार इसकी मौत में यक्षिणी कहाँ से बीच में आ गई? हर कोई जानता है कि ये मोहित कितना बुरा आदमी था, कितने सारे दुश्मन बनाकर रखे थे इसने, मार दिया होगा उन्हीं दुश्मनों में से किसी एक ने। कायर अभिमन्यु की बात काटते हुए कहता है, माना मोहित के बहुत सारे दुश्मन थे, पर कोई दुश्मन भी इस तरीके से नहीं मारता जिस तरह से मोहित मरा है। तो खुद बता भला नंगा। कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आसपास हलचल होने लग जाती है, जिस कारण वो चुप हो जाता है। सारी भीड़ एक साइड होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा अधिकारी आ रहा हो। 4-5 पुलिस वाले लोगों को साइड कर रहे थे और किसी के आने के लिए रास्ता बनाने लग जाते हैं। युग और उसके दोस्त भी एक साइड में हट जाते हैं। कुछ ही देर में जब रास्ता बन जाता है तो युग और उसके दोस्त देखते हैं कि सामने से एक महिला सब इंस्पेक्टर आ रही थी, जिसकी आंखों में सूरज की तरह तेज था और चेहरे पर अभिमान, जिसकी हाइट करीब 5 फुट 7 इंच थी, जिसने अपने बालों का जूड़ा बनाकर रखा हुआ था। उसकी शर्ट पर लगी बेंच पर उसका नाम लिखा हुआ था। कछुआ बैच को पढ़ते हुए कहता है, वर्चस्विनी सेन। इसका नाम तो वर्चस्विनी सेन है। यार वाह, क्या नाम है, जिस तरह दिखती है वैसा ही नाम है। हम तो दीवाने हो गए यार इनको देखते से ही। जरा चलने का अंदाज देखो, एकदम मर्दानी जैसा। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, कछुए यहाँ पर कोई मरा पड़ा है और तुझे तेरी लव स्टोरी की पड़ी है। वर्चस्विनी सेन की न्यू ज्वाइनिंग हुई थी मेहंदी पथार के पुलिस स्टेशन में। वर्चस्विनी सेन के पीछे ही हवलदार चार्ली चल रहा था। उसकी उम्र करीब 45 साल थी और उसके बाल सफेद होने शुरू हो गए थे। चार्ली मेहंदी पथार का सबसे पुराना हवलदार था और आसपास के गांव की सारी बातें जानता था। वर्चस्विनी और चार्ली लाश के पास पहुंच जाते हैं। वो 4 पुलिस वाले जो पहले से उस लाश को घेर कर खड़े हुए थे, जब वो साइड हटते हैं तो वो लाश क्लियर दिखने लग जाती है। जब युग और अभिमन्यु की नजर उस लाश पर पड़ती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। नदी के किनारे एक काले आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरह नग्न अवस्था में थी। उसके हाथ पर खरोचों के निशान थे और सीने पर रामरो नरामरो खरोचा हुआ था।
उसके सीने का दिल गायब था। इस आदमी की लाश का हुलिया हूबहू वैसा ही था जैसा युग और अभिमन्यु ने टाइपराइटर के अंदर जो पेज थे उस कहानी में पढ़ी थी। इस आदमी की भी मौत ठीक उसी तरह की हुई लग रही थी जैसा उन्होंने कहानी में पढ़ा था। युग और अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, जो कहानी हमने पढ़ी थी वो सच कैसे हो सकती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग और अभिमन्यु उस लाश को देखकर इतना शॉक्ड हो गए थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। उन्हें तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने वैसी ही एक लाश पड़ी हुई थी जैसी उन दोनों ने कहानी के अंदर पढ़ी थी। उस आदमी की नग्न लाश के पास बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाने लगी थी। धीरे धीरे अब उस लाश ने सड़ना शुरू कर दिया था। वर्चस्विनी और चार्ली उस नग्न लाश के पास खड़े हुए थे। वर्चस्विनी बड़े गौर से उस नग्न लाश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखी जा रही थी। चार्ली तो उस लाश को देख भी नहीं पा रहा था। उसे बहुत घिन आ रही थी कि उस लाश को देखकर चार्ली ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया था। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथों में सफेद ग्लव्स पहनती है और उस नग्न लाश के नजदीक बैठने लग जाती है। चार्ली वर्चस्विनी को रोकते हुए कहता है, अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? लाश के पास क्यों बैठ रही हैं? आप मत बैठिए लाश के पास। इन लोगों ने सारा काम कर लिया है, फोटो वोटो सब खींच ली है। आपको इसके पास बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको इन सब की आदत नहीं होगी। आज आपका ड्यूटी पर पहला दिन है ना। वर्चस्विनी लाश के पास बैठते हुए कहती है, आदत नहीं है चार्ली, तो आदत डालनी पड़ेगी। और पहला दिन हुआ तो क्या हुआ, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तुम्हारी सूरत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें आदत नहीं है इन सब चीजों की। वो मैडम जी, हम तो बस आपके लिए ही बोल रहे थे। वो क्या है ना, लड़कियों को आदत नहीं होती ना ऐसी चीजें देखने की, उन्हें खून से भी डर लगने लग जाता है। ये तो पूरी की पूरी एक लाश है। वर्चस्विनी उस लाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, पता चला मरने वाला कौन था? हाँ मैडम जी, पता किया। ये मोहित है, रोंका मुचा गांव के सरपंच का इकलौता बेटा। पूर्णिमा की रात नदी पार कर रहा था, तभी यक्षिणी ने इसे अपना शिकार बना लिया। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? यक्षिणी? कौन है यक्षिणी? इसे अभी तक पकड़ा या नहीं पकड़ा? चार्ली हंसते हुए कहता है, भला यक्षिणी को भी कोई पकड़ पाया है क्या? बल्कि आज तक यक्षिणी ने जिसे भी पकड़ा है वो उसके चंगुल से छूटा नहीं है, सीधे भगवान को प्यारा हुआ है। मतलब ये मैडम जी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। यक्षिणी कोई औरत नहीं है बल्कि एक डायन है। डायन? क्या कहा? डायन? हाँ डायन। हमने आपके आने से पहले ही सब पता कर लिया है। इन गांव वालों का मानना है कि द्वापर युग के अंत में यक्षिणी दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई थी, पर उसे कोई सा अभिशाप मिल गया था जिस कारण वो पृथ्वी पर ही रह गई, अपने लोक नहीं जा पाई। तभी से उसने नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। क्या कहा? संभोग? यू मीन सेक्स? चार्ली शर्माते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, वो इंग्लिश में इसे यही कहते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चार्ली? जरा कुछ सेंस वाली बातें तो किया करो। भला कोई औरत किसी मर्द के साथ सेक्स करके उसे क्यों मारेगी? इसमें उसे क्या मजा आएगा? एक औरत की आबरू उसकी इज्जत होती है, वो कभी उस पर कलंक नहीं लगने देगी, चाहे उसकी जान चली जाए। हाँ मैडम जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मैंने आपसे कहा ना, वो यक्षिणी कोई औरत नहीं है बल्कि औरत के रूप में एक डायन है। डायन जो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है। इसका उदाहरण आपके सामने है। देख लीजिए मोहित की लाश को, कैसे निर्वस्त्र पड़ा हुआ है। वर्चस्विनी लाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, इसके हाथ पर लगी खरोंच को देखकर लगता है कि ये काम किसी जानवर का है, किसी खूंखार जानवर का। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी दुश्मन ने मौके का फायदा उठाते हुए दुश्मनी निकाली हो और किसी ऐसे खंजर से वार किया हो ताकि सारा शक खूंखार जानवर पर जाए। चार्ली वर्चस्विनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने अपने मन में ये बात ठान ली थी कि ये काम यक्षिणी का ही था। वर्चस्विनी कहती है, तुमने अपने आसपास अच्छे से छानबीन करी? किसी और के पैरों के निशान या कुछ सुराग मिले? नहीं मैडम, बस इसी के पैरों के निशान थे। और हाँ, इसने जो दारू पी थी वो बोतल भी मिली नदी पर तैरते हुए, उस पर भी सिर्फ इसी के निशान मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये नशे में था, तब तो खूनी को और आसानी हुई होगी इसे मारने में।
वर्चस्विनी मोहित की लाश की तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें नदी के किनारे पर फिराते हुए कहती है, हो सकता है चार्ली की मोहित नदी में नहाने आया हो, तभी किसी ने इस पर हमला कर दिया हो। वो हमलावर कोई भी हो सकता है चार्ली, कोई इंसान भी और कोई खूंखार जानवर भी। मैडम जी, ये आप क्या बोल रही हैं? भला रात में कौन नहाता है, वो भी अपने घर के बाहर इस तरह पूरा नंगा होकर? और चलिए, मैं एक बार के लिए आपकी बात मान भी लूं कि मोहित नदी पर नहाने आया था, पर आप इसकी बॉडी देख रही हैं ना? इसकी बॉडी देखकर ही ये साफ पता चलता है कि इसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं है। और आपको पता है, यक्षिणी को खून पीना बहुत पसंद है। अच्छा, और यक्षिणी को खून पीना क्यों पसंद है? चार्ली अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब तो वो हमें नहीं पता, वो तो यक्षिणी से ही पूछना पड़ेगा। तो फिर यक्षिणी को पकड़ो। वर्चस्विनी की बात सुनकर चार्ली डरने लग जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वर्चस्विनी चार्ली से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर बंगलामुडा घाट के पास फैले काला झाड़ी जंगल पर पड़ती है और वो उस जंगल की तरफ उंगली करते हुए कहती है, हो ना हो ये किसी खूंखार जानवर का काम है। ये जो जंगल फैला हुआ है, बता सकते हो कितने इलाके तक फैला होगा? चार्ली भी काला झाड़ी जंगल की ओर उंगली करते हुए कहता है, मैडम जी, ये जो आप जंगल देख रही हैं ना, ये काला झाड़ी जंगल है जो करीब 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 30 किलोमीटर मतलब काफी बड़ा जंगल है। चार्ली, एक काम करो, वन विभाग वालों से कांटेक्ट करो, पता करो उन्हें किसी जंगली जानवर की सूचना मिली है क्या, जो इंसानों को मारकर उसका खून पी जाता है। यदि नहीं तो उन्हें इन्फॉर्म करो, उनकी टीम जंगल में भेजने के लिए बोलो। जी मैडम, मैं बोलता हूँ। और इस लाश को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता चल जाए। जी मैडम, ये भी करता हूँ। वर्चस्विनी लाश की सूरत को देखते हुए कहती है, इस मोहित की जन्म कुंडली भी निकालो। सूरत से ही लग रहा है जैसे बहुत पाप किए हो इसने। मुझे इसके बारे में हर एक जानकारी चाहिए कि ये रात में कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या करता है, कौन कौन दोस्त है और कौन कौन दुश्मन, सब कुछ समझे। आज शाम तक इसकी सारी डिटेल्स मेरी डेस्क पर होनी चाहिए। जी मैडम जी, मिल जाएगी आपको इसकी सारी डिटेल्स शाम तक। मैं पता करता हूँ इसके कच्चे चिट्ठे के बारे में। युग और उसके दोस्त बैरिकेड्स के पास ही खड़े हुए थे और उन्होंने वर्चस्विनी और चार्ली के बीच की सारी बातें सुन ली थी। वर्चस्विनी वहां से जाने लग जाती है। वर्चस्विनी को जाता हुआ देखकर दिलीप उससे मिलने के लिए आगे आने लग जाता है, पर वर्चस्विनी बिना उसकी तरफ देखे ही उसे भाव दिए बिना वहां से चली जाती है। कछुआ वर्चस्विनी को वहां से जाते हुए देखते हुए कहता है, यार ये वर्चस्विनी तो कमाल की है, मैं तो दीवाना हो गया हूँ इसका। क्या तो अंदाज है इसके, रौब देख रहे हो इसका? बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, रौब तो होगा ही, पुलिस वाली जो है। और कछुए, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, उस पर लाइन मारना बंद कर। ऐसा अंदर करेगी ना, सीधे सलाखों के पीछे होगा। पुलिस वाली हुई तो क्या हुआ, पुलिस वालों को प्यार नहीं होता क्या? बिंदु झट से कहती है, प्यार होता है पर पढ़े लिखे हाई एजुकेटेड लोगों से। तो मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। क्या कहा? ग्रेजुएट है? किस एंगल से जरा बताना। क्या काम करता है तू? दिन भर आवारागर्दी करते फिरता है, कुछ आता भी है तुझे? पीयूष बिंदु की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही युग उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, तुम दोनों चुप करोगे? यहाँ पर किसी की जान चली गई है और तुम दोनों की फालतू की बातें कर रहे हो। पता है ना यक्षिणी आजाद हो गई है। कायर युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कहा युग तूने? यक्षिणी आजाद हो गई? तो अब तू भी इन बातों पर यकीन करने लग गया? इतने दिन से बोल रहा था कि दरवाजे के साथ छेड़छाड़ मत करो, पर तूने और अभिमन्यु ने हमारी बात नहीं मानी। अब हो गई ना प्रॉब्लम खड़ी, हो गई ना यक्षिणी आजाद, मिल गया सुकून। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा था। कछुआ कायर का साथ देते हुए कहता है, तुम्हें क्या पता कितना अच्छा आदमी था ये मोहित, फ्री की पिलाता था हमें। कल ही की तो बात है जब हंसता हुआ देखा था हमने इसे, और आज देखो कैसे बेसुध होकर पड़ा हुआ है बेचारा। कायर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोलता है, अभिमन्यु तू क्यों चुप है? अब बोल ना, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ तेरे पैरानॉर्मल डिवाइसों का? तूने तो कहा था कि यक्षिणी वहीं कैद है। फिर ये बता, ये मोहित का खून किसने कर दिया? अभिमन्यु कहता है, क्या बोलूं यार, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे डिवाइस गलत अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। कायर अपने हाथ से मोहित की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरे पैरानॉर्मल डिवाइस भी तेरी तरह ही गलत हैं, समझा तू? वो देख सामने पड़ी है मोहित की लाश। अभिमन्यु धीरे से कहता है, उसकी लाश को क्या देखूं, मेरे पास तो पूरी स्क्रिप्ट रखी है यक्षिणी ने उसे कैसे मारा था। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तूने? स्क्रिप्ट रखी है मतलब? अभिमन्यु कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार कल रात ना हमें एक टाइपराइटर मिला,
अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर युग के बड़े पापा दिलीप और उसके मामा सुदेश आ जाते हैं, जिसे देखकर वो चुप हो जाता है। युग को छोड़कर बाकी सब दिलीप को नमस्ते करने लग जाते हैं, पर दिलीप युग के दोस्तों के नमस्ते का कुछ जवाब नहीं देता है। वो बड़े गुस्से में दिख रहा था। दिलीप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युग को घूरते हुए कहता है, तो देख लिया अपनी आंखों से, कहा था कोठी बंद कर दो, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। कोठी खोली तो खोली, साथ में वो दरवाजा भी खोल दिया जहां पर यक्षिणी कैद थी। युग दिलीप की बातों का कुछ जवाब नहीं देता। उसे पता था इस बार उसकी ही गलती थी, तो उसके बड़े पापा का गुस्सा होना लाजमी था। दिलीप अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मुझे तो लगता है तू आया ही इस मकसद से था यक्षिणी को आजाद करवाने। कुछ साल पहले तेरा बाप भी इसी मकसद से आया था गांव को बर्बाद करने। बड़ी मुश्किल से शांति आई थी गांव में, पर तूने वापस से उस शांति को भंग कर दिया। तुम दोनों बाप बेटों को शांति पसंद ही नहीं है। ये बात सुनकर युग को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोलने वाला था कि तभी सुदेश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे जीजा जी, आप गुस्सा क्यों होते हैं? अब जो हुआ सो हुआ, बीती बातों को भूल जाइए, उसी में भलाई होती है। अब जो दरवाजा खुल गया है तो उसे हम वापस से बंद कर देते हैं। दिलीप सुदेश पर भी गुस्सा करते हुए कहता है, वो तेरे घर का दरवाजा नहीं है कि जब मन किया तब खोल लो और जब मन किया बंद कर दो। यक्षिणी कैद थी वहां पर, अब दरवाजा बंद करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। सब खत्म हो गया। तीनों धर्म गुरुओं की कुर्बानी व्यर्थ चली गई। तुझे पता है ना, अपनी जान देकर उन तीनों धर्म गुरुओं ने वो दरवाजा लगाया था, पर इसने सारी मेहनत एक ही पल में बर्बाद कर दी। दिलीप का गुस्सा देखकर युग के दोस्त भी बहुत घबरा गए थे। कछुआ तो मन ही मन यही सोच रहा था कि कहीं युग के बड़े पापा उसे भी लपेट न ले। दिलीप वहां से जाते हुए कहता है, अच्छा हुआ हमने पहले इसके बाप से रिश्ते तोड़ दिए, वरना हमारी अभी और बदनामी होती। इतना कहकर दिलीप वहां से चला जाता है। दिलीप के पीछे पीछे सुदेश भी वहां से चला जाता है। कछुआ युग को देखते हुए कहता है, यार ये तेरे बड़े पापा तो तुझ पर कुछ ज्यादा ही फट रहे थे। कायर झट से कहता है, फटेंगे नहीं तो क्या यार, इसने काम ही कुछ ऐसा किया है। अभिमन्यु मामले को शांत करते हुए कहता है, यार बस, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। अब ये सोचो आगे क्या करना है। कायर बिचकते हुए कहता है, आगे क्या करना है मतलब यक्षिणी का क्या करना है, वरना आने वाली अमावस्या की रात फिर किसी का शिकार होगा। इसलिए बेहतर ये है कि उससे पहले ही हम उसे पकड़ लें और कैद कर लें। युग धीरे से कहता है, और वो कैसे करेंगे हम? यक्षिणी को कैद कैसे करेंगे? पता नहीं। कायर उन दोनों को बीच में टोकते हुए कहता है, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? पता भी है ना किसे पकड़ने की बात कर रहे हो। वो यक्षिणी है, यक्षिणी, एक डायन। और ये भी सही है, पहले खुद उसे आजाद करवाओ, फिर वापस से कैद करके हीरो बन जाओ। तुम दोनों को हीरो बनना है तो बनो, मैं तुम्हारे अब किसी काम में साथ नहीं देने वाला। आज से मेरे रास्ते अलग और तुम्हारे अलग। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, मेरे भी, मैं भी अब उस कोठी में दोबारा फिर कभी न जाऊं। अभिमन्यु उन दोनों को समझाते हुए कहता है, यार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं जो अपने दोस्तों को मुसीबत में अकेला छोड़ते। माना हमने गलती की तुम दोनों को वो दरवाजे वाली बात ना बताकर, पर हमने माफी मांगी ना। क्या तुम दोस्त होकर हमें माफ नहीं कर सकते? युग भी कायर और कछुए को मनाते हुए कहता है, हाँ यार सॉरी भाई, यार आज के बाद कुछ नहीं छुपाएंगे, प्रॉमिस। बस इस बार साथ दे दो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं, और मुझे पता है तू और कछुआ मेरे पक्के दोस्त हो, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। युग की बातों ने कायर का दिल पिघला दिया था, पर अभी भी वो नाराज होने का नाटक कर रहा था। बिंदु बड़े प्यार से कायर से कहती है, प्लीज कायर अब तुम मान जाओ ना। देखो युग को अपने किए पर शर्मिंदा है, और जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसे हमें माफ कर देना चाहिए। बिंदु के कहने पर कायर युग को माफ कर देता है और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ तुम लोगों का साथ देने के लिए, बोलो क्या करना है। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, पहले तो हमें यहाँ से निकलना है। यदि किसी ने हमारी बातें सुन ली तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक काम करते हैं, ग्रेवयार्ड कोठी में चलकर ही बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है। युग अभिमन्यु से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ठीक है। बिंदु कहती है, तो ठीक है, तुम लोग ग्रेवयार्ड कोठी जाओ और मैं अपनी दुकान जाती हूँ। कायर उदास होते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम जा रही हो? हाँ जाना पड़ेगा, दुकान पर माँ अकेली है, पर तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर बिंदु वहाँ से चली जाती है। बिंदु के जाते ही युग, कछुआ, कायर और अभिमन्यु भी अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की ओर बढ़ाने लगते हैं। इस तरफ रौंकामुचा गांव में हवेली के अंदर जानकी, रजनी, अमोदिता और बल्लू काका एक साथ बैठक गर्भ में खड़े हुए थे। चारों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जानकी घबराते हुए कहती है, क्या ये खबर पक्की है बल्लू काका? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी।
तेरे ख्वाब हैं। बल्लू काका जानकी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ बड़ी मालकिन, खबर पक्की है, यक्षिणी आजाद हो गई है और इस बार उसने आते से ही किसी ऐसे वैसे को शिकार नहीं बनाया है, बल्कि अपने रोंका मुचा गांव के सरपंच रतनपाल के बेटे मोहित को बनाया है। रजनी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हैं बल्लू काका आप? ये आप उसी मोहित की बात कर रहे हैं ना जिसके रिश्ते की एक बार बात अमोदिता के साथ चली थी, पर उस मोहित ने मना कर दिया था ये कहकर कि आपकी बेटी काली है इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। कल मुहे ने खुद का चेहरा तो देखा नहीं, खुद की सूरत तो डामर जैसी थी और आया बड़ा मेरी बेटी को काला बोलने वाला। अच्छा ही हुआ जो यक्षिणी ने उसे मार दिया। रजनी मन ही मन फुसफुसाते हुए धीरे से कहती है, वरना मैं उसे अपने काले जादू से मार देती। जानकी रजनी को टोकते हुए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो रजनी? भले ही मोहित कैसा भी इंसान हो पर जान तो जान ही होती है। यक्षिणी ने उसे मारकर ठीक नहीं किया, पता नहीं क्या मिलता है उसे मर्दों को मारकर। बल्लू काका और बातें बताते हुए कहते हैं, हम तो सुने हैं कि कोई नई स्पेक्ट्राइन आई थी, क्या नाम है उसका? बड़ा कठिन नाम है, हमसे तो लिया भी नहीं जाता। हाँ वर्चस्विनी, यही नाम था उस स्पेक्ट्राइन का। वही तहकीकात कर रही है इस केस की। वो शहर से आई है ना, इसीलिए यक्षिणी पर यकीन नहीं कर रही थी। पर देखना बड़ी मालकिन, उसे भी यकीन हो जाएगा जल्दी, जब आने वाली अमावस्या को यक्षिणी किसी को अपना दूसरा शिकार बनाएगी। जैसे ही बल्लू काका ये बोलते हैं, जानकी के मन में युग का ख्याल आने लग जाता है और वो घबराते हुए कहती है, मेरा बेटा युग, वो ठीक तो है ना बल्लू काका? उसे तो यक्षिणी ने कुछ नहीं किया। हाँ बड़ी मालकिन, युग बेटा ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, आप उनकी फिक्र मत कीजिए। जानकी डरते हुए कहती है, मुझे युग को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, उसकी जान को खतरा है। वो उसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है जहाँ पर यक्षिणी रहा करती थी। अमोदिता भी जानकी का साथ देते हुए कहती है, हाँ बुआ आप ठीक कहती हैं, हमें युग जी को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। वो यहाँ पर अच्छे से रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। रजनी हिचकिचाते हुए कहती है, पर भाभी क्या दिलीप भैया मानेंगे? आपने देखा था ना वो कितना गुस्सा कर रहे थे सिर्फ युग के यहाँ पर आने से। मुझे तो नहीं लगता वो युग को अब यहाँ पर आने देंगे। ऊपर से अब तो यक्षिणी भी आजाद हो गई है, वो तो और गुस्से में होंगे। जानकी रजनी की बात का कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहाँ पर भागते हुए वंदना आ जाती है। वंदना ने हमेशा की तरह सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वो पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भाग रही थी। वंदना भागते हुए चिल्लाते हुए कहती है, वो आजाद हो गई, वो आजाद हो गई, मैंने कहा था ना। उसने दरवाजा खोल दिया पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब वो आजाद हो गई है, खेल शुरू हो गया है। अब फिर से यक्षिणी मर्दों की शिकार करके अपनी प्यास बुझाएगी। वो आजाद हो गई। यही सब बड़बड़ाते हुए वंदना यहाँ से वहाँ भाग रही थी। जानकी वंदना के पास जाते हुए कहती है, अरे वंदना बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? रुक जाओ, ऐसे भागो मत वरना गिर जाओगी। पर वंदना रुक नहीं रही थी, वो यहाँ से वहाँ भाग रही थी। रजनी वंदना को देखते हुए धीरे से कहती है, अरे ये पागल बाहर कैसे आ गई? अमोदिता डरते हुए कहती है, पता नहीं माँ। रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, तू ही खाना और दवाई देने गई थी ना इसे, तो फिर ये बाहर कैसे आ गई बता? दरवाजा अच्छे से लगाया था या नहीं लगाया था इसके कमरे का? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ माँ, मैं ही वंदना भाभी को खाना देने गई थी, पर आपको तो पता है मुझे वंदना भाभी से कितना डर लगता है। आप ही जबरदस्ती कर रही थी इसीलिए मैं चली गई। मैं खाना रखकर उनके कमरे में आ गई थी और दवाई भी निकाल कर रख दी थी। मुझे लगा वो खा लेंगी, पर अभी उनकी हालत देखकर लगता नहीं है कि उन्होंने खाई होगी। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, नालायक लड़की, पागल वो नहीं तू है। नर्स होकर तुझे इतना भी नहीं पता कि कोई भी मरीज खुद अपने हाथों से दवाई नहीं खाता, उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसनी पड़ती है। जानकी वंदना को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे तुम दोनों बस बातें करते रहोगी या वंदना को पकड़ने में मेरी मदद भी करोगी? जल्दी पकड़ो इसे, कहीं बाहर ना चली जाए वरना एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रजनी भागते हुए कहती है, हाँ भाभी अभी पकड़ती हूँ। जानकी, रजनी, अमोदिता और बल्लू काका मिलकर वंदना को पकड़ने लग जाते हैं, पर वंदना उनके हाथ नहीं लग रही थी, वो यहाँ से वहाँ उन्हें नचाए जा रही थी। बल्लू काका वंदना को पकड़ते हुए कहते हैं, रुक जाओ बहू रानी, अब इस उम्र में मुझ बूढ़े को और कितना दौड़ाओगी? रजनी भी वंदना को पकड़ते हुए कहती है, रुक जा वंदना रुक जा,
वंदना भागते हुए मेन दरवाजे तक पहुंच जाती है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो देखती है कि दरवाजा टिका हुआ था, पर दिमागी हालत ठीक न होने के कारण उसे लगता है जैसे दरवाजा बंद था। वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। जानकी अपने कदम वंदना के पास बढ़ाते हुए कहती है, रुक जाओ वंदना, रुक जाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो ना, और अच्छी लड़की इस तरह से बर्ताव नहीं करती। वंदना गुस्से से कहती है, वो आजाद हो गई है और अब अगला नंबर युग का है। वो युग को छोड़ेगी नहीं, वो युग को भी मार देगी, देख लेना, वो उसे भी मार देगी, ठीक उस तरह जिस तरह उसके बाप को मारा था। जैसे ही वंदना ये बात बोलती है, उसकी बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। सबके होश उड़ गए थे। जानकी जहां पर थी वहीं पर रुक गई थी, जैसे कि ये बात वंदना ने बोलकर उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी थी। वंदना दरवाजे पर खड़ी ही थी कि तभी एक हवा का झोंका आता है, जिस कारण दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वंदना देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है, वो झट से दरवाजा खोलकर बाहर भागने के लिए अपने कदम घर की दहलीज के बाहर रखने लग जाती है। वंदना वहां से भागने ही वाली थी कि तभी वहां पर दिलीप और सुदेश आ जाते हैं। दिलीप वंदना को भागते हुए देख उसका हाथ पकड़ लेता है। वंदना गुस्से से कहती है, छोड़ मेरा हाथ, छोड़, जाने दे मुझे यहाँ से। दिलीप वंदना का हाथ नहीं छोड़ता, वो भी गुस्से से वंदना को देखे जा रहा था। रजनी अमोदिता से कहती है, अरे नालायक लड़की, तू खड़ी क्या है, जल्दी जा और बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आ। अमोदिता वहां से इंजेक्शन लेने के लिए चली जाती है। वंदना गुस्से से कहती है, तू नहीं छोड़ रहा है ना मेरा हाथ, मत छोड़, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी, देख लेना, तेरा भी नंबर आएगा। युग के बाद तेरा ही नंबर है। युग तो मरेगा, साथ में तू भी मरेगा। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इस बार वो दोनों गांव से मर्दों का नामो निशान मिटा कर ही जाएगी। वंदना की बात सुनकर तो पहले दिलीप भी डर जाता है, पर घर में उसका रौब बना रहे और किसी को उसके डर के बारे में पता न चले, इसलिए वो जानबूझकर गुस्सा दिखाते हुए कहता है, इस पागल को कमरे से बाहर किसने निकाल दिया। जानकी दिलीप से वंदना का हाथ छुड़ाते हुए नाराज होते हुए कहती है, ये पागल नहीं है जी, बहू है हमारे घर की, आप मेरी बहू को पागल मत बोलिए। इतना कहकर जानकी वंदना को अपने सीने से सटा लेती है। दिलीप जानकी पर उखड़ते हुए कहता है, अब पागल को पागल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, और मैंने कितनी बार बोला तुझे, ये कोई बहू वहू नहीं है हमारी। हमारे इससे सारे रिश्ते तभी टूट गए थे जब हमारा बेटा विराट मरा था, समझी तू। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अभी तक हम इसे पाल क्यों रहे हैं। कितनी बार बोला इसे कहीं भेज दो, गांव में किसी को पता चल गया कि ये पागल है तो हमारी और बदनामी होगी। बड़ी मुश्किल से पुरानी बदनामी के दाग अपने दामन से हटाए हैं, और बदनामी मैं नहीं चाहता। आप ही बताइए जी, कहां पर जाएगी ये बेचारी इस हालत में। इसका अब हमारे सिवा है ही कौन इस दुनिया में। इसके तो माँ बाप भी नहीं है। इसका जो कुछ था बस हमारा बेटा विराट ही था, पर भगवान ने उसे भी इससे छीन लिया। दिलीप पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर अमोदिता आ जाती है और जल्दी से वंदना के हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वंदना बेहोश हो जाती है। जानकी अमोदिता से कहती है, जा अमोदिता बेटा, वंदना को उसके कमरे में सुला देना। अमोदिता वंदना को बल्लू काका की मदद के साथ वहां से ले जाने लग जाती है। जानकी दिलीप से कहती है, बल्लू काका बता रहे थे कि यक्षिणी आजाद हो गई है और उसने फिर से शिकार करने शुरू कर दिए हैं। दिलीप भिन्नाते हुए कहता है, शिकार कैसे नहीं करेगी, उस युग ने वो दरवाजा जो खोल दिया है। मना किया था उसे ग्रेवयार्ड कोठी में मत जा, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। जानकी हिचकिचाते हुए कहती है, ए जी, मैं क्या सोच रही थी, हम युग बेटे को यहाँ पर बुला लेते हैं, उसकी जान को वहां पर खतरा है। खतरा है तो मैं क्या करूं, अब गलती उसने की है तो सजा भी तो उसे ही भुगतनी पड़ेगी ना। जब बोला था तब तो बड़ी अकड़ के साथ कह रहा था कि उसे यहाँ पर नहीं रुकना, तो अब रुके वहीं उस डायन के पास। ये आप क्या बोल रहे हैं जी, वो आपके छोटे भाई का बेटा है, आपको उसकी जरा भी फिक्र नहीं है क्या। गुस्से से दिलीप की आंखें लाल हो गई थी। वो जानकी को घूरते हुए कहता है, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, समझी तुम। और यदि तुम्हें भी युग की इतनी फिक्र है तो तू भी उसके पास चली जा, पर उसे यहाँ पर लाने की सोचना भी मत। मैं अब उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। जिस तरह उसके बाप से सारे रिश्ते तोड़े थे, उससे भी तोड़ दे अब। इतना कहकर दिलीप गुस्से से अपने कमरे की ओर जाने लग जाता है। इस तरफ युग और उसके दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी में पहुंच गए थे और उसके कमरे के अंदर बिस्तर पर बैठे हुए थे। शाम के 6 बज गए थे, पर उनके दिमाग में अभी तक एक भी आइडिया नहीं आया था कि वो कैसे यक्षिणी से छुटकारा पाएंगे। जैसे जैसे शाम होते जा रही थी, कोठी के अंदर मच्छर भिनभिनाने लग गए थे। कछुआ अपने दोनों हाथों से मच्छरों को मारते हुए कहता है, ये मारा 30वां। कायर कछुए को घूरते हुए कहता है, तो ये क्या जब से मच्छर मार रहा है, हम क्या यहाँ मच्छर मारने आए हैं। मच्छर नहीं मारूं तो क्या करूं, देख नहीं रहा कितने भिनभिना रहे हैं।
कहीं ऐसा ना हो यक्षिणी के हाथों मरने से पहले हम लोग इन मच्छरों के काटने से मर जाएं। तू ऐसा क्यों बोल रहा है कछुए? उस यक्षिणी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे हम, देखना। क्या रास्ता निकालेंगे यार? सुबह से शाम हो गई पर अभी तक कुछ नहीं सोच पाए। युग और अभिमन्यु चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है, कैसे यक्षिणी से छुटकारा पाना है। कछुआ अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ फिराते हुए कहता है, यार मुझे तो ना अब यहाँ पर रहने से भी डर लग रहा है। अभिमन्यु पूछता है, डर लग रहा है पर क्यों? भूल गए ये ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना था, यदि वो यहाँ पर आ गई तो? युग कहता है, वो यहाँ पर नहीं आएगी। कछुआ हैरानी के साथ पूछता है, क्यों? तू कैसे कह सकता है कि वो यहाँ पर नहीं आएगी? वो क्या तुझे बता कर गई है? युग कुछ सोचते हुए कहता है, बताकर तो नहीं गई है, पर जैसा कि तुम लोगों ने बताया था कि यक्षिणी सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या की रात ही शिकार किया करती थी, तो पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या आती है, तो यदि वो अपने वादे की पक्की होगी तो अगला शिकार वो अमावस्या की रात में ही करेगी। अभिमन्यु युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो युग की बात में पॉइंट तो है। मतलब हमारे पास अभी 15 दिन है और उससे पहले पहले हमें कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा, वरना गांव वालों और हमारी जान को खतरा है। कायर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, पर क्या करना है यार, वही तो समझ नहीं आ रहा। ये यक्षिणी कौन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आखिर ये चाहती क्या है? क्यों सिर्फ मर्दों को मारती है, औरतों को क्यों नहीं? और यदि मर्दों को ही मारना है तो सीधे सीधे मार दे, उनके साथ संभोग करने के बाद ही उन्हें क्यों मारती है? कछुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, यार मुझे तो लगता है ये यक्षिणी का कैरेक्टर कुछ ढीला है, ये वैश्या होगी पहले के जमाने की। अभिमन्यु कछुए पर गुस्सा करते हुए कहता है, ए कछुए, कैरेक्टर यक्षिणी का नहीं बल्कि तेरा ढीला होगा, समझा तू? बोलने के पहले जरा कुछ सोच तो लिया कर कि किसके बारे में बोल रहा है और क्या बोल रहा है। तुझे पता है ना यक्षिणी दूसरे लोक से आई थी और वो किसी देवी की तरह थी, फिर भी तू उसके बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? तू ही बता, क्यों वो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है? और तुझे किसने बता दिया कि वो देवी की तरह थी? कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास कछुए के सवाल का कोई जवाब नहीं था। कायर उन दोनों की बकबक सुन ही रहा था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे टाइपराइटर पर पड़ती है। वो उस टाइपराइटर के पास जाते हुए कहता है, अरे ये टाइपराइटर कब खरीद लिया तुम दोनों ने? कल तक तो यहाँ पर नहीं था। वाह यार, बढ़िया टाइपराइटर है, मस्त चमक रहा है। अच्छा हुआ ले लिया। अब मैं भी इस पर ही अपनी शायरियां टाइप किया करूंगा। टाइपराइटर पर टाइप करने से एक अलग ही फील आता है। युग कहता है, अरे ये टाइपराइटर हमने खरीदा नहीं है बल्कि मेरे पापा का है। अभिमन्यु फटाक से कहता है, अरे इस टाइपराइटर की एक बात तो तुझे हम बताना ही भूल गए। कायर हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी बात? अभिमन्यु कायर और कछुए को सब बता देता है कि कैसे वो टाइपराइटर अपने आप रात में आवाज कर रहा था और कैसे उन्होंने उसे कमरे से बाहर निकाला। जो पेज टाइप किए हुए उन्हें मिले थे वो भी दिखा देते हैं। सारी बात सुनने के बाद कायर कहता है, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो पेज टाइप हुए हैं इसी तरह से यक्षिणी ने मोहित का शिकार किया है? अभिमन्यु कहता है, हाँ यार, और नहीं तो क्या, वरना तू ही देख, जिस आदमी का इस कहानी में जिक्र था उसका हुलिया हूबहू मोहित से मिलता है और उसकी लाश भी वैसे ही मिली है जैसे कहानी में लिखी हुई है। कायर बेफिक्र होकर कहता है, इसमें इतना शॉक्ड होने वाली क्या बात है, ये तो आम बात है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? आम बात है? तुझे ये आम बात लगती है? हाँ और नहीं तो क्या, वो तुम लोग राइटर नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। मैं बताता हूँ, एक राइटर वही लिखता है जो कि फ्यूचर में होने वाला होता है या फिर हो चुका होता है। जैसा कि तुम दोनों ने अभी अभी बताया मुझे, युग के पापा यक्षिणी पर एक किताब लिख रहे थे। हो सकता है कि ये उसी किताब के ड्राफ्ट के पेज हो। उन्होंने मरने से पहले ये कहानी टाइप की होगी और बाद में वही कहानी सच हो गई, क्योंकि कभी कभी लिखा हुआ भी सच हो जाता है। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अभिमन्यु कायर से सहमत होते हुए कहता है, वैसे तेरा कहना भी ठीक है, ऐसा हो सकता है। हम ही लोग इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। कमरे में वापस से खामोशी छा जाती है। सब दोबारा से यक्षिणी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि कैसे उसका क्या किया जा सकता है। अभिमन्यु की नजर टाइपराइटर पर ही गड़ी हुई थी। वो एक टक नजर से टाइपराइटर को देखे जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुश होते हुए कहता है, पता चल गया। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, क्या पता चल गया? अभिमन्यु कहता है, यही कि यक्षिणी के अभिशाप के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। युग झट से पूछता है, कैसे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।
यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग झट से पूछता है, कैसे अभिमन्यु? कैसे पता लगाया जा सकता है यक्षिणी के अभिशाप के बारे में? कायर हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, जल्दी बता अभिमन्यु, चुप क्यों बैठा हुआ है? अभिमन्यु कायर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, बता रहा हूँ यार, मुझे बोलने तो दो पहले, तभी तो बता पाऊंगा। कायर और युग चुप हो जाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देख, हम सबको पता है कि युग के पापा यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहे थे, और कोई भी लेखक किसी भी शख्स पर किताब तभी लिखता है जब उसे उसके बारे में सब कुछ पता हो, उसकी जिंदगी के हर एक दौर से वाकिफ हो, उसकी हंसी खुशी गम सब कुछ पता हो सकता है युग के पापा को पता हो कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था और उन्होंने वो अभिशाप उस किताब के अंदर लिखा हो। युग अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, और मैं तुझे बता चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि पापा की यक्षिणी पर कोई सी बुक पब्लिश भी हुई थी या नहीं। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब देखो बीच में कोई ना कोई टोक देता है। हाँ बोल, अब कोई नहीं टोकेगा। अभिमन्यु कहता है, यार देख, जब भी कोई लेखक कोई सी किताब लिखता है तो उसका ड्राफ्ट सबसे पहले अपने पब्लिशर को सेंड करता है। अगर हम किसी तरह से ये पता लगा ले कि तेरे पापा किस पब्लिशर के पास से अपनी किताबें पब्लिश कराते थे और क्या उन्होंने यक्षिणी की कहानी का ड्राफ्ट उनके पास भिजवाया था, तो हो सकता है हम यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता लगा लें। और यदि एक बार हमें यक्षिणी के अभिशाप के बारे में कुछ पता चल जाए तो हम उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। कायर अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, यार देखा जाए तो मुझे तो अभिमन्यु का प्लान ठीक लगता है। युग, तुझको पता है क्या तेरे पापा किस पब्लिशिंग हाउस से अपनी किताबें पब्लिश कराते थे? कायर के मन में तो लड्डू फूटने लग गए थे। वो मन ही मन सोचने लग गया था कि हो सकता है पब्लिशर से मिलकर उसकी भी शायरी की किताबें पब्लिश हो जाएं, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पापा की 4-5 पब्लिशिंग हाउस से किताबें पब्लिश होती थी। किताबों की रॉयल्टी के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। कछुआ झट से कहता है, कितनी रॉयल्टी मिली थी यार, जरा हमें भी तो बता। युग कछुए पर भिनकते हुए कहता है, यार ये सब लोग ये क्यों जानना चाहते हैं कि एक लेखक को कितनी रॉयल्टी मिलती है? ज्यादा नहीं मिलती, उतनी ही कि जिससे उसका गुजारा चल जाए, समझा? और एक बात, उसकी किताबें तब नहीं बिकती जब वो जिंदा रहता है, बल्कि तब ज्यादा बिकती हैं जब वो मर जाता है। तू पापा को ही देख ले। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, तो अब तय रहा, अब हमें ये पता लगाना है कि तेरे पापा ने यक्षिणी की किताब या ड्राफ्ट किस पब्लिशर को दिया था। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाने लग जाता है। कछुआ डरते हुए कहता है, अब कौन आ गया और इस भूतिया कोठी में कौन आना चाहता होगा? कायर कहता है, जाकर देख लेना, यहाँ पर बैठे बैठे क्या अंदाजा लगा रहा है? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाने वाला। कहीं यक्षिणी हुई तो? भूल गया ये उसका दूसरा ठिकाना था, हो सकता है वो वापस आ गई हो अपने ठिकाने पर रहने। कायर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, कछुए तू भी ना गजब बातें करता है। वो यक्षिणी है यक्षिणी, अगर उसे आना होगा तो वो सीधे कोठी के अंदर आ जाएगी, ऐसे दरवाजा खटखटा कर नहीं आएगी, समझा? इतना कहकर कायर नीचे दरवाजा खोलने चला जाता है। कछुआ उसके जाने के बाद कहता है, ये भी तो हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल हो। कुछ देर बाद युग कहता है, यार ये कायर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अभिमन्यु कहता है, पता नहीं यार, अभी तक तो उसे दरवाजा खोलकर ऊपर आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। कछुआ घबराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना ये यक्षिणी की कोई चाल भी हो सकती है। देखा, कायर यक्षिणी की चाल में फंस गया। अभिमन्यु भिन्नाते हुए कहता है, यार तू 2 मिनट चुप रहेगा? जब देखो मनहूस बातें करता रहता है। चल देख कर आते हैं आखिर हुआ क्या। नहीं नहीं, तू ही देख कर आ, मैं यहीं पर रहता हूँ। ठीक है, फिर तू यहाँ पर अकेले रह, मैं और युग नीचे देख कर आते हैं। क्या कहा अकेले? पागल हो रहे क्या? एक काम करते हैं, तीनों साथ में चलते हैं। वो तीनों अपनी जगह पर से उठते हैं और नीचे जाने लग जाते हैं। जब वो हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कायर दरवाजा खोलकर मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था। अभिमन्यु कायर को देखते हुए कहता है, अबे ये कायर स्टैचू बनकर दरवाजे पर क्यों खड़ा है? कछुआ डरते हुए कहता है, कहीं यक्षिणी ने कायर को फ्रीज तो नहीं कर दिया?
दादी ने मुझे एक बार बताया था, यक्षिणी के पास बहुत सारी जादुई शक्ति थी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी उसकी आंखों में देखता था फ्रीज हो सकता था। वो यक्षिणी पर निर्भर करता है कि वो किसे फ्रीज करना चाहती है। अभिमन्यु और युग कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते और अपने कदम कायर की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। जब वो कायर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे की दहलीज पर ही बिंदु खड़ी हुई थी, जिसे देखकर कायर स्टैचू हो गया था, उसकी आंखों में खो गया था। युग कहता है, यहाँ पर हम परेशान हैं और